गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभिला एजुकेशन हब में। और आज हम कंप्लीट करेंगे साइंस का चैप्टर प्रकाश, जो कि काफ़ी कॉमन चैप्टर है। सीनियर क्लास में भी और जूनियर क्लास में भी इसके चैप्टर्स लगभग दिए ही रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज एक ही चैप्टर में पार्ट वाइज। और इससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं हम प्रकाश के डिफिनेशन से। तो जैसा कि डिफिनेशंस आप लोग देख पा रहे हैं कि डिफिनेशंस में दिया है कि प्रकाश वह युक्ति है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करता है। यानी प्रकाश क्या है? एक युक्ति है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार साधन है या माध्यम है, अपनी भाषा में कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है या माध्यम है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे कि देखिए कि आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश एक साधन है किसी वस्तु को देखने का। ठीक है जी, या युक्ति है जो हमारे नेत्र ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, ओके। अब आगे है कि जिसके सहारे क्या होता है कि आँख वाले लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए प्रकाश तो रहेगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास आँख ही नहीं है तो किसी वस्तु को देख नहीं सकता। तो आँख वाले ही व्यक्ति क्या होता है, आँख वाले व्यक्ति के लिए ही ये क्या है, प्रकाश एक माध्यम है किसी वस्तु को देख पाने का। नोट करके दिया गया है कि प्रकाश वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होता है। कि जो प्रकाश है ये क्या है, एक एनर्जी है। प्रकाश एक एनर्जी है जो किसके रूप में, विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि भाई प्रकाश एक प्रकार एनर्जी है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग व कण। प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग व कण। प्रकाश की दोहरी प्रकृति से तात्पर्य है कि प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार करता है। वह व्यवहार कौन कौन से हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तथा कुछ में कण माना जाता है। यानी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग मानते हैं, कुछ में क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं, और कुछ में क्या मानते हैं, कण मानते हैं। यानी कुछ वैज्ञानिक कुछ घटनाओं को देख के प्रकाश को कहते हैं कि यह तरंग है, और कुछ घटनाओं को देख के कहते हैं कि नहीं प्रकाश क्या है, कण। कण का मतलब जैसे बालू कण होता है, पाउडर कण होता है। तो प्रकाश जो है तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और किसी कण की भांति भी व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे है कि कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है तथा कण प्रकृति दबी या दुर्बल होती है। ठीक है, यानी जो कुछ घटना ऐसी होती है जिसमें तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कण प्रकृति दुर्बल होती है, और कुछ घटना ऐसी भी हो सकती है जिसमें तरंग प्रकृति दुर्बल हो, कमजोर हो, और कण प्रकृति प्रबल हो यानी मजबूत हो। ठीक है, इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। आप देखो, आपको कोई पूछे कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वेव्स एंड पार्टिकल्स क्या है, ड्यूअल नेचर क्या है लाइट के, तो आप कहेंगे कि प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग कहा जाता है और कुछ घटनाओं में कण कहा जाता है। यही प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। यानी आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है तथा कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश की इसी व्यवहार को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि दो प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, नोट इसमें है कि प्रकाश, पहला नोट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है। यानी जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, यह क्या करता है, प्रकाश के कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता। और कौन कौन से गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। ठीक है, यानी जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो सभी गुणों की व्याख्या नहीं करता है, कुछ ही गुणों की व्याख्या करता है। तो गुण कौन कौन से हैं, तो परावर्तन है, अपवर्तन है और विवर्तन है। ठीक, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये है कि कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। वही पहली बात कि भाई सभी गुणों की व्याख्या चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, विद्युत का चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता प्रकाश का। तो कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, तो कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या नहीं कर पाता। तो गुण कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जैसे करके। ठीक है, मैं इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ कि जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव। तो ये दो प्रभाव ऐसे हैं, पहला प्रकाश का विद्युत प्रभाव और दूसरा काम्पटन प्रभाव। ये दोनों प्रभाव ऐसे हैं जिसकी व्याख्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। ठीक है जी, फिर
प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव की व्याख्या कौन करेगा? तो ये दिया है नोट 3 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन ठीक है, इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित फोटॉन प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। ध्यान देखिए, जो इसकी व्याख्या कौन करता है? इसकी व्याख्या मानी प्रकाश का विद्युत प्रभाव तक काम्पटन प्रभाव की व्याख्या कौन करेगा? तो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, एक महान वैज्ञानिक। इनका पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से प्रमुख नियम है E=mc²। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक नियम उन्होंने और प्रतिपादित किया था प्रकाश के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। ठीक है जी, तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या करता है? ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव और काम्पटन प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, अब प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत क्या है? ये नीचे ये दिया हुआ है आपको, ये क्या है? तो देखिए क्या है, इसमें लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि जो प्रकाश है एक पुंज के रूप में, जो प्रकाश किरण है एक पुंज के रूप में चलती है। प्रकाश ऊर्जा एक छोटे छोटे बंडलों या पुंज के रूप में चलती है। तो उस पुंज को ही, उस बंडल को ही हम क्या कहते हैं? हम फोटॉन कहते हैं उसे। ओके, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जिस प्रकार से मैंने नोट्स तैयार किया है इसका, तो आप लोग इसको वीडियो को आप रोक के बीच में आप लोग भी इसका, इस प्रकाश चैप्टर का नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट वो हमारा प्रकाश की चाल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो देखिए, प्रकाश की चाल के लिए नीचे थ्योरी दिया गया है कि प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश की चाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने? तो याद रखिए कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। प्रश्न आता है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, किसने बताया कि प्रकाश की चाल इतनी होती है? तो मैंने ये सर्कल में दिया हुआ है इस गोले में कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। प्रश्न आता है कि कैसे किया था? तो यहाँ पे दे रखा है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। अभी प्रकाश का वेग पता चल गया, तो प्रकाश का जो वेग है वो हर जगह समान तो नहीं होगा। ब्रह्मांड में बहुत सारे माध्यम हैं, तो किसी माध्यम में सबसे अधिक हो सकता है, किसी में बहुत कम हो सकता है, और किसी में मध्यम हो सकता है। तो किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा? तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब निर्वात में सबसे अधिक होगा तो कितना होगा? निर्वात में यदि सबसे अधिक होगा उसका चाल तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कितना होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का सबसे अधिक स्वीकृत मान का मतलब है जिसको स्वीकार किया गया है कि हाँ इतना ही मान है प्रकाश में, प्रकाश का चाल निर्वात में इतना ही मान है। तो कितना मान है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, प्रकाश का जो चाल है निर्वात में, यदि उसको मील में पूछा जाए कि कितने मील है, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए ठीक है, ये कि 1,86,310 मील प्रति सेकेंड, 1,86,310 मील प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब आगे देखिए, या फिर किलोमीटर में पूछे कि प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितना है, प्रकाश का वेग किलोमीटर में कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड है किलोमीटर में। अब आगे देखिए, अब आता है कि घातांक में कितना इसे कहेंगे, घातांक में कितना कहेंगे? तो यहाँ पे दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अधिकांशतः यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आपको यही वाला मान दिया रहता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो एक बार मैं इसको पुनः आपको मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जो प्रकाश की चाल होती है, आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो कितनी होती है? तो मील में बताया जाए तो 1,86,310 मील प्रति सेकेंड, किलोमीटर में बताया जाए तो 29,976 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी पलक झपकाए और 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करता है
प्रकाश, यानी आप एक सेकेंड के लिए पलक झपकाते हैं और खोलते हैं तो प्रकाश कहाँ पहुँचता है, 3 लाख किलोमीटर दूर आपसे, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। अब नोट करके कुछ दिया है, देखिए नोट कर क्या दिया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना, 499 सेकेंड, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य है, सूर्य से ही हमारी पृथ्वी दीप्तिमान होती है, यानी पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो सूर्य का प्रकाश आता है, सभी जानते हैं। तो उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है, स्पीड बहुत अधिक है प्रकाश की तो वो जल्दी आ जाता है। हालांकि सूर्य बहुत दूर है लेकिन फिर भी उस प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड का टाइम लगता है। यदि हम क्या करें, इसको हम कन्वर्ट करें मिनट में, तो मिनट में आपका आएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। याद कर लीजिए, सेकेंड में पूछे तो 499 सेकेंड, मिनट में पूछे तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। यानी अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, आप लोग जानते हैं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य के प्रकाश से चमकता है तो चंद्रमा का प्रकाश हमारे भी धरती तक पहुंचता है परावर्तित होकर। तो जो परावर्तित प्रकाश है पृथ्वी तक आने में उसका समय कितना लगता है, कितना टाइम लगता है कि मैं बता रहा था कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है जी, चंद्रमा का जो परावर्तित प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में, हालांकि चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम दूर, नज़दीक है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अब आगे है, नेक्स्ट है आपका प्रच्छाया। प्रच्छाया क्या है, इसको इंग्लिश में अम्ब्रा कहते हैं। तो छाया ही है, तो एक प्रकार की छाया को प्रच्छाया या उपछाया कहते हैं। तो प्रच्छाया उपछाया क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है कि छाया के अंदर और सबसे गाढ़ा भाग होता है जहाँ प्रकाश स्रोत पूरी तरह से उस वस्तु से अवरुद्ध है या जो प्रकाश को ढक रही है। यानी कहने का मतलब, जब आप देखा होगा किसी वस्तु का छाया बनता है, परछाई बनती है, तो उसके पीछे 2 तरह के परछाई बनती हैं। 2 तरीके से कहने का मतलब है कि एक ही परछाई में 2 गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। कि एक परछाई ऐसी होगी कि उसके मध्य वाले भाग को देखेंगे तो अत्यधिक काला होता है, ज़्यादा गाढ़ा काला होता है। ठीक है, और एक परछाई को देखेंगे उसके आसपास साइड में देखेंगे तो हल्का होता है। ठीक है जी, तो जो गाढ़ा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं, और जो हल्का भाग होता है उसे उपछाया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, वह क्षेत्र जिसमें ग्रसन कर रही वस्तु ने प्रकाश स्रोत को केवल आंशिक रूप से ढका है, उपछाया कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको मैं प्रच्छाया और उपछाया समझा दे रहा हूँ। कि सपोज कीजिए कि आपने एक टॉर्च लिया है और एक मोटा बुक लिया है, कोई भी आपका एक ज़्यादा मोटा बुक लिया है, और उस बुक के ऊपर आप टॉर्च को जला रहे हैं, तो क्या बुक को फाड़ते हुए, चीरते हुए प्रकाश, लाइट जो टॉर्च का प्रकाश है वो आगे चला जाएगा? नहीं जाएगा। आगे क्या जाएगा, उसकी परछाई बनेगी। जब बुक्स की परछाई बनेगी तो क्या होगी, ज़्यादा डार्क होगी, ज़्यादा डार्क ब्लैक होगी। ठीक है, तो जब ज़्यादा डार्क ब्लैक होगी तो उस डार्क ब्लैक परछाई को हम क्या कहेंगे, प्रच्छाया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रच्छाया कहेंगे। अब देखिए, उस बुक के स्थान पे आप कोई हल्का सा रुमाल ले लीजिए, तो उस पर टॉर्च जलाएंगे, तो जब उस पर टॉर्च जलाते हैं आप, तो आप देखते हैं कि उस रुमाल के पीछे परछाई तो बनता है लेकिन ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं बनेगा, हल्का परछाई बनेगा, हल्का परछाई बनेगा। तो जब हल्का परछाई बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसमें। तो डायग्राम क्या है, आप देखिए, जैसे कि ये डायग्राम में ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये छाया बन रही है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कि ये बल्ब में यहाँ पे एक छेद किया गया है। ठीक है, प्रकाश आने जाने के लिए, और ये प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रहा है। तो इस वस्तु पे जब ये प्रकाश पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से प्रकाश यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बीच में गाढ़ा काला छाया बन रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में उपछाया बन रहा है, यानी हल्का छाया बन रहा है। तो जो गाढ़ा छाया बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रच्छाया कहेंगे, और जो हल्का छाया बन रहा है उसे क्या कहेंगे, उपछाया कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है ग्रहण, इक्लिप्स।
जिसको हम इंग्लिश में एक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण, ग्रहण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है और कैसे होता है। तो ग्रहण के जो प्रकार हैं बेटा वो दो प्रकार के हैं, एक पहला है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में हम सबसे पहले कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं तो कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं कि जो राहु और केतु नाम के दो राक्षस रहते हैं जो कि सूर्य को निगल जाते हैं, तो सूर्य को निगलने पे धरती पे अंधेरा हो जाता है, सूर्य में दिखाई नहीं देता, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन नहीं, जो वैज्ञानिक मत होता है वो प्रयोगों पर आधारित होता है और वही सत्य बात को बताता है। तो वैज्ञानिक मत क्या कहता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रहा सूर्य और ये रहा पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। ठीक है, ये तीनों हो गए। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है वो किसका चक्का लगाती है? सूर्य का चक्का लगाती है। और जो चंद्रमा किसका चक्का लगाती है? ये पृथ्वी का चक्का लगाती है। ठीक है, तो चक्कर लगाते लगाते एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक चंद्रमा आ जाती है। तो इस चंद्रमा जब आ जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जाना चाहिए था वो चंद्रमा पे पड़ता है, और चंद्रमा पे जब पड़ता है तो पार तो नहीं कर पाएगा चंद्रमा को, काफ़ी मोटी होती है चंद्रमा, काफ़ी एक बड़ा एरिया है उसका, पार नहीं कर पाएगा। तो जो चंद्रमा का छाया है वो कहाँ पे पड़ता है? पृथ्वी पड़ता है। तो इस छाया वाले भाग से हम इस सूर्य को नहीं देख पाते, और जब नहीं देख पाते तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जाने वाला था वो चंद्रमा पे पड़ेगा, और पृथ्वी पे क्या पहुंचेगा? चंद्रमा का छाया, जिससे पृथ्वी पे हो जाएगा अंधेरा, और इसी घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या है? इसमें लिखा है कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती, जिससे चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। वही प्रक्रिया कि जब चक्कर लगाते 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 अचानक से ऐसा होता, एक कंडीशन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो भी चमकती है, तो किसके प्रकाश से? चंद्रमा के प्रकाश से, अरे सॉरी, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकती है, तो उसके प्रकाश से चमकती है। तो अब क्या है कि जो प्रकाश चंद्रमा पे जाना चाहिए था वो चंद्रमा पे ना जाके कहाँ पे जाता है? पृथ्वी पे, पृथ्वी पे चलाता है वो प्रकाश। ठीक है, और चंद्रमा पे क्या जाता है? पृथ्वी का छाया। तो पृथ्वी का जब छाया जाता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तब इस स्थिति को हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ है। ओके, आप इसका डायग्राम सहित इसका नोट्स आप तैयार कर सकते हैं वीडियो को रोक के। आगे देखिए, एक कुछ नोट्स थे जो मैंने आपको नहीं बताया अभी, तो नोट्स भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण केवल और केवल जान समझ लीजिए कि अमावस्या, ठीक है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा वाले दिन होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ओके, नेक्स्ट आगे है, देखिए आगे जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाशीय, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या, हम समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है या कोई वस्तु आ जाती है तब क्या होता है कि प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो उसके स्थान पर क्या कर गया? प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगा जिस मार्ग से वह गया है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन होना। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक किरण है, इस तरह से आई है। ठीक है, इस तरह से किरण आई है, और किरण आई है और इस सरफेस पे, इस आपतन बिंदु पे वो टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या करिए कि इसको पार नहीं कर पा रही है, पार ना करके क्या करिए यहाँ से यह परावर्तित हो जा रही है। ठीक है,
तो परावर्तित हो जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक किरण आई और इससे टकराई और यहाँ से परावर्तित हो गई। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है जी, ओके। ऐसा आप लोग अक्सर देख पाते हैं कि जैसे कि किसी भी कमरे, उदाहरण के तौर पे देखें तो किसी कमरे में एक छोटी सी बत्ती जला देने पे भी अंधेरे कमरे में पूरे घर में रोशनी लगभग हल्की हल्की हो जाती है। ऐसा किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम जानने के लिए सबसे पहले हम परावर्तन में जो अवयव घटक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपतन बिंदु पे जो प्रकाश किरण जाती है, आपतन बिंदु जो प्रकाश किरण जाती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद जिस किरण का परावर्तन हो जाता है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, और इसको समझने के लिए बीच में हम एक बड़ा सा खंभा यानी कॉलम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अब देखिए इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है ना, तो ये जो बिंदु में दे रहा हूँ इस कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को हम I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के नियम क्या है? तो पहला जो परावर्तन का नियम है आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे एक क्या है? आपतित किरण है। ठीक है, एक क्या है? परावर्तित किरण है और एक क्या है? अभिलंब है। आप देख रहे हैं कि तीनों का जो स्थित कहाँ पे है? एक ही तल में। यही आपतन बिंदु O है ना, इसी तल में तीनों स्थित हैं। तो ये पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए दिया है कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट तथा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, यानी आपतन कोण यहाँ पे देखिए, आपतन कोण यहाँ पे है, परावर्तन कोण यहाँ पे है ना, आपतन कोण यहाँ पे, परावर्तन कोण यहाँ पे। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण को हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं? तो अक्षर I से डिनोट करते हैं। परावर्तन को किससे डिनोट करते हैं? तो अक्षर R से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, इसमें वही बात कह रहा है कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट तथा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदैव बराबर होते हैं। अर्थात हम बात करें तो देखिए कोण कहाँ पे है, अर्थात जो आपका आपतन कोण वो कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए आपतन कोण कहाँ से कहाँ तक है? A से लेके O से लेके और N तक, है ना, यानी A, ये रहा A और ये रहा O और ये रहा A, ये क्या है? आपतन कोण है। तो कोण AON हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है? परावर्तन कोण क्या है? तो देखिए N है, ये N रहा, ये O रहा और ये B रहा। ठीक है, तो कोण क्या हो गया? कोण यहाँ पे देखिए, कोण यहाँ पे ये हो गया कोण NOB, यानी कोण AON क्या है? आप देख पा रहे हैं कि आपतन कोण है यानी कोण I है, और परावर्तन कोण क्या है? यानी कोण R है। तो हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। आप समझिए इस बात को कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यानी आपतन कोण का मान यदि 30 अंश है, आपतन कोण का मान यदि 30 अंश है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 30 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 30 अंश ही होगा। ठीक है, यानी आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश ही होगा। ओके, नेक्स्ट। तो अब आगे का जो चैप्टर्स है हम अगले पार्ट में इसको पढ़ेंगे, इसी चैप्टर्स को। ठीक है, काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो उसको अपना नोट्स तैयार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।